नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th फिजिक्स में सब्जेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस के बारे में और समझते हैं माइकल फेराडे की ये जो इमेजनरी विजुअलाइजेशन है वो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फिनोमिना को बहुत खूबसूरत तरीके से डिपिक्ट कर देती हैं, क्या है कैरेक्टरिस्टिक और किस तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हमारे लिए यूजफुल है। समझते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। शुरू करते हैं। आज का हमारा जो अध्ययन विषय है विद्युत बल रेखाएं, इनका कोई वास्तविक भौतिक अस्तित्व नहीं है। जैसे यहाँ इस चित्र में हमने धन और ऋण आवेशों के बीच में ये जो रेखाएं और मुड़े हुए पथ बनाए हैं जिन्हें हम बल रेखाएं कहेंगे और बहुत बड़ी समझ भी इनसे बनाएंगे, ये वस्तुतः इन चालकों के साथ जैसा हमने दर्शाया है वैसे उपस्थित नहीं है। ये एक काल्पनिक अवधारणा है जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने विद्युत प्रभावों को चित्र रूप में दृश्य प्रभाव के साथ प्रकट करने के लिए इस्तेमाल की। और माइकल फेराडे ने न केवल इस कंसेप्ट को विद्युत घटनाओं को समझाने के लिए इस्तेमाल किया, हमने बाद में इन बल रेखाओं को गिनती करके विद्युत फ्लक्स की अवधारणा बनाई और फ्लक्स के घनत्व से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को संबंधित किया है। और हमारे लिए विद्युत घटनाक्रमों को समझने का ये एक बहुत सरल और बेहतर अनुभूति का रास्ता बन जाता है। विद्युत आवेशों से निर्मित विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी रेखाएं हो सकती हैं, वो वक्रीय पथ हो सकते हैं। अगर कोई स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो ये बल रेखा उस स्थिर आवेश पे विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा बताती है। अर्थात बल रेखाएं एक विद्युत आवेश पे बल की रेखा है। बल रेखा पर किसी स्थान पर बनाया गया स्पर्शजा टेंजेंट विद्युत क्षेत्र की उस स्थान पर दिशा बताता है। एक सीधी रेखा स्वयं पे टेंजेंशियल होती है तो ये जो सीधी रेखा है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई है, पर एक वक्रीय बल रेखा के पथ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अलग अलग स्थानों पे स्पर्शजा की दिशा बदलने पर दिशा बदलती है। यहाँ ये बात समझनी जरूरी है कि एक स्थिर आवेश जो विद्युत बल रेखा की दिशा में बल अनुभव करता है, अगर विद्युत बल रेखा सीधी रेखा में है तो प्रारंभिक बल से त्वरण और वेग के बाद आगामी बल और त्वरण भी उसी दिशा में होने पर एक स्थिर कण सीधी बल रेखा के अनुदिश गति करता है। लेकिन एक वक्रीय रेखा पर स्थिर आवेश पहली बार बल रेखा के अनुदिश बल पाकर त्वरित होता है और धनावेश जिस पथ पे वेग पा लेता है उससे अगर अलग पथ पे बल रेखा का विद्युत क्षेत्र की दिशा बनती है और बल की दिशा बनती है तो वेग और त्वरण में अंतर होने के कारण पथ बल रेखा से विचलित होकर कोई परवलय पथ प्राप्त कर लेगा। तो हमने देखा कि बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शजा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताती है। वहीं बल रेखाओं का जो घनत्व है, एकांक काट क्षेत्रफल को पार करती हुई बल रेखाओं की संख्या है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करती है। इस आवेश के नजदीक यहाँ नीली इलिप्स के क्षेत्र में बल रेखाओं का घनत्व अधिक है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक मान और विद्युत क्षेत्र मजबूत है। वहीं ये दूर मेजेंटा इलिप्स के स्थानों पर बल रेखाओं की घनत्व कम हो गया है, वो दूर दूर हो गई हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो बल रेखाओं पर स्पर्शजा विद्युत क्षेत्र की दिशा और बल रेखाओं का घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करता है। विद्युत बल रेखाओं के महत्वपूर्ण गुणों को निम्नानुसार समझा जा सकता है। सभी विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पे खत्म होती है। यहाँ एक विलगित धन आवेश की विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यीय बाहर की ओर चित्रित है, उसी तरह से एक विलगित ऋण आवेश की बल रेखाएं भी त्रिज्यीय अंदर की ओर हैं। धन और ऋण दोनों आवेशों की विद्युत बल रेखाओं का निरूपण लगभग एक जैसा है, सिर्फ बल रेखाओं की दिशा धनावेश में त्रिज्यीय बाहर की तरफ और ऋणावेश में त्रिज्यीय अंदर की तरफ है। अगर एक धनावेश और ऋणावेश नजदीक दूरियों पे समान मान के साथ रखे हों तो इस संरचना को एक विद्युत द्विध्रुव कहते हैं और इस विद्युत द्विध्रुव में बल रेखाएं धनावेश से शुरू हुई है और ऋणावेश पे जैसी इस येलो हाईलाइट में दिखाई जा रही है खत्म हो रही है। यहाँ बल रेखाओं का स्रोत और अंत दोनों धन और ऋण के रूप में उपलब्ध हैं। वहीं इस विलगित धनावेश के लिए हम मानते हैं कि अनंत पे रखे हुए ऋणावेश पे ये बल रेखाएं समाप्त हो रही हैं। एक विद्युत द्विध्रुव की बल रेखाओं पर अगर हम स्पर्शजा खींचे तो ऋण और धनावेश को जोड़ने वाली अक्षीय दिशाओं पर
धनावेश के दूसरी तरफ या ऋणावेश के दूसरी तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश से धनावेश की दिशा में है, वहीं ये जो लंब समद्विभाजक निरक्ष है वहां पर बल रेखाओं की स्पर्शजा विद्युत क्षेत्र की दिशा को विपरीत दिशा में बता रही है। यहाँ एक विलगित धनावेश की बल रेखाओं में दो गोले, एक कम त्रिज्या का नीला गोला और एक दुगनी त्रिज्या का लाल गोला रखा जाए तो दोनों गोलों के पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या एक समान है, लेकिन दुगनी त्रिज्या के लाल गोले की पृष्ठ क्षेत्रफल नीले गोले से 4 गुना ज्यादा है। तो यहाँ बल रेखाओं का घनत्व 1/4 होने पर यह प्रदर्शित हो रहा है कि जब हम विलगित बिंदु आवेश से दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती कम हो रही है, दुगनी दूरी पे ये 1/4 रह रही है। वहीं इस धनावेश से निकली ये बल रेखाएं सीधे आगे न जाके ऋणावेश की तरफ मुड़ जाती है, तो यहाँ जो बल रेखाओं के घनत्व में दूरी के साथ कमी हो रही है वो ज्यादा तेज है और हम समझ सकते हैं एक विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है और दुगनी दूरी पे ये 1/8 रह जाता है। बल रेखाओं का ये चित्र विद्युत क्षेत्र की दिशा और मान के बारे में काफी जानकारियां प्रदान कर देता है। एक समान आवेशित रेखीय आवेश के लिए अगर हम बल रेखाएं देखें तो वो एक विलगित धनावेश की भांति ही त्रिज्या बाहर की तरफ है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। ये जो त्रिज्या बाहर की ओर वितरण है वो त्रिविमीय रूप से अपना मान घटा रहा है, वहीं ये एक तल में वितरित हो रहा है। तो यहाँ ये बल रेखाओं का घनत्व दूरी के साथ कम तो हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात एक रेखीय आवेश का विद्युत क्षेत्र दुगनी दूरी पे केवल आधा होगा, वहीं एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र दुगनी दूरी पे 1/4 हो रहा था। ये एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है जिसमें एक धनावेशित केंद्र के चारों तरफ एक धात्विक शेल कवर बनाया हुआ है और इस धनावेश से जो विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ त्रिज्या शुरू हुई हैं, उन्होंने इस धात्विक कवर में शेल में अंदर की परिधि में ऋणावेशित प्रेरित कर दिया है, जहां बल रेखाएं खत्म हो गई हैं और बाह्य परिधि पर जो प्रेरित धनावेश है उससे बल रेखाएं दोबारा शुरू हो गई है। तो हम पा रहे हैं कि इस धात्विक आवरण के अंदर त्रिज्यीय विद्युत क्षेत्र है और बाहर भी विद्युत क्षेत्र है, लेकिन धात्विक आवरण के अंदर स्वयं कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। अगर दो समान प्रकृति के आवेश रखे जाएं, जैसे यहाँ धनावेश हैं, तो बाहर की तरफ निकलने वाली ये जो बल रेखाएं हैं वो त्रिज्य न होकर दूसरे धनावेश के प्रभाव से थोड़ी दूर की तरफ प्रतिकर्षित होती हुई प्रतीत होती है और मुड़ जाती है, और इस प्रकार का जो विद्युत बल रेखाओं का वितरण है वो बता रहा है कि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए महसूस हो रहे हैं। वहीं ये जो द्विध्रुव में विपरीत प्रकृति के आवेश हैं वो एक दूसरे के करीब आते हुए बल रेखाओं द्वारा दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ आकर्षण का बल रेखाएं इंकित कर रही है और यहाँ एक प्रकार के प्रतिकर्षण को प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ एक और रोचक तथ्य है, इस नीली इलिप्स के क्षेत्र में बल रेखाओं का घनत्व 0 हो गया है। तो दो धनावेशों को जोड़ने वाली इस रेखा में मध्य में कोई एक ऐसी स्थिति है जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 है और ये एक विद्युत उदासीन स्थिति प्राप्त हो गई है। यहाँ रखे हुए आवेश पे बल नहीं लगेगा। विद्युत बल रेखाएं कभी भी इस प्रकार के बंधपाश नहीं बनाती हैं। अगर एक विद्युत बल रेखा बंधपाश बना रही है तो इसका अर्थ है कि वो एक धनावेश से शुरू हो रही है और उसी स्थान पर एक ऋण आवेश पर बंद हो रही है। तो एक ही स्थान पे विपरीत प्रकृति के धन और ऋण एक साथ सह अस्तित्व रख रहे हैं, जो संभव नहीं है, क्योंकि एक ही स्थान पे इलेक्ट्रॉन का आधिक्य या कमी दोनों एक साथ नहीं रह सकती। जो संतुलन के बाद शुद्ध प्रभाव होगा वो ही एकमात्र प्रभाव रहेगा। तो धन और ऋण आवेश एक साथ एक ही बिंदु पे सह अस्तित्व नहीं रखते, अतः विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंधपाश नहीं बनाती है। वहीं एक चुंबक से बनने वाला या विद्युत धारा से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं सदैव बंधपाश बनाती है। वो एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव से अंदर आते हुए चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हुए एक बंधपाश बना लेती है। और ये इसलिए संभव है क्योंकि चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सदैव एक जोड़े के रूप में रहते हैं। चाहे चुंबक का कोई भी छोटा अंश बना लें, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का जो जोड़ा है वो उस छोटे से अंश में भी एक साथ सह अस्तित्व में रहेगा, क्योंकि ये दोनों ध्रुव चुंबकीय एक साथ रहते हैं। इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंधपाश में होती हैं और विद्युत आवेश एक साथ नहीं रहते, इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंधपाश नहीं बनाती है। विद्युत बल रेखाओं पे खींची गई स्पर्शजा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है और यहाँ द्विध्रुव की जो वक्रीय बल रेखाएं हैं वो बता रही है कि
की विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग स्थानों पर बदल रही है वो अक्ष पर ऋण से धनावेश की तरफ द्विध्रुव आघूर्ण की सदिश दिशा के अनुरूप है, वहीं निरक्ष पे उसकी दिशा देखिए आप विपरीत हो गई है। एक सीधी रेखा स्वयं पर खुद स्पर्शजा होती है, तो इसी सीधी रेखा की दिशा में एक अकेले धनावेश या समरूप आवेशित रेखीय धनावेश का त्रिज्य बाहर की ओर ये विद्युत क्षेत्र दिख रहा है। इसी तरह का सरलरेखीय विद्युत क्षेत्र दो समांतर प्लेटों के बीच में बराबर दूरी के साथ और समांतर अनुदिशन के साथ एक समरूप विद्युत क्षेत्र भी रेखाओं की अनुदिश दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। तो आवेशित समांतर प्लेटों के बीच में धन से ऋण की दिशा में जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसे हम समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और ये समरूप विद्युत क्षेत्र समांतर और बराबर दूरियों पर स्थित बल रेखाओं से, जैसा यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है, प्रदर्शित है। बल रेखाएं एक समरूप विद्युत क्षेत्र में समांतर हो सकती हैं। अगर वो असमरूप विद्युत क्षेत्र में समांतर नहीं है तब भी वो किसी एक स्थान पर काटेंगी नहीं, क्योंकि अगर वो काटती हैं तो कटान बिंदु पर बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्शजा विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं बताएगी, और एकांकी मान सिद्धांत के अनुसार एक ही बिंदु के एक ही समय में दो विद्युत क्षेत्र दिशा या मान नहीं हो सकते हैं, और अगर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं नहीं हो सकती तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती हैं। वो अगर समांतर नहीं भी हैं तो भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। विद्युत बल रेखाओं का घनत्व या एकांक काट क्षेत्रफल से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताती है। यहाँ ए स्थिति पे बल रेखाएं आपस में नजदीक हैं, घनत्व अधिक है, तो वो बता रही है कि ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, और बी पे जब विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं बिखर गई हैं, घनत्व कम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम हो गई है। वहीं दो समांतर प्लेटों के बीच में जो इस तरह से एक ही दिशा में समांतर बराबर दूरियों की बल रेखाएं हैं, वो एक समरूप विद्युत क्षेत्र की रचना कर रही है, जो बता रहा है कि इस पीली हाईलाइट के समस्त क्षेत्र में सभी स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की मान और दिशा एक समान है। विद्युत क्षेत्र में चालक आकृतियों का व्यवहार समझना जरूरी है। सभी चालक पृष्ठों पे विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंब और केवल बाहर की स्थितियों पे होगी। अगर ये धनावेशित गोला है तो यहाँ त्रिज्य बाहर की ओर जो बल रेखाएं निकल रही है वो समीप की दूसरी स्थितियों से प्रभावित होकर कुछ डेविएट हो गई हैं, और पास में रखा हुआ ये जो आयताकार धात्विक पृष्ठ है इसके पृष्ठ पे भी यहाँ जो प्रेरित ऋणावेश है वहां पर बल रेखाएं अभिलंब है, और दूसरी तरफ जो प्रेरित धनावेश है वहां से निकलने वाली बल रेखाएं भी पृष्ठ के अभिलंब है। जैसा कि यहाँ इस गोलीय पृष्ठ पे भी आप देख रहे होंगे कि ऋण प्रेरित आवेश पे खत्म होने वाली बल रेखाएं या धन प्रेरित आवेश की इस बाह्य सतह से बाहर निकलने वाली बल रेखाएं केवल सतह के अभिलंब है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ के अनुदिश कोई घटक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा घटक होगा तो वो यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपवाह करके गति प्रदान कर देगा, और स्थिर वैद्युतिकी में स्रोतावेश की गति वर्जित है। ये केवल स्थिर अवस्था के आवेशों का विद्युत प्रभाव है और यहाँ आवेश गति नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्थिर वैद्युतिकी में रखा हुआ चालक हमेशा पृष्ठ पर जो बल रेखाएं रखेगा वो पृष्ठ के अभिलंब होगी। चालक आकृतियों के विद्युत क्षेत्र में रखने पर एक और रुचिकर तथ्य आता है कि किसी भी चालक के अंदर की स्थितियों पे विद्युत बल रेखाएं नहीं होंगी। यहाँ एक आयताकार धनावेशित पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंब जो बल रेखाएं शुरू हुई है वो एक अर्धगोलाकार चालक की उपस्थिति जो विद्युत क्षेत्र में हो रही है उससे डेविएट हो गई है, और सतह पे अभिलंब यहाँ ऋण प्रेरित आवेश पे बल रेखाएं समाप्त हो गई है, और दूसरी तरफ जो धन प्रेरित आवेश है वहां से बल रेखाएं वापस शुरू हो गई हैं। ये न केवल पृष्ठ पे अभिलंब है, पृष्ठ के अंदर चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं उपस्थित नहीं है, और ये इसलिए है अगर चालक के अंदर या पृष्ठ में सतह के अनुदिश कोई विद्युत क्षेत्र होता तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान कर देता, और स्थिर वैद्युतिकी के अध्ययन में स्रोत आवेशों का गति करना वर्जित है। तो ऐसी स्थितियों में स्थिर वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए चालक आकृति में अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, सतह के अनुदिश भी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, और सतह पे अगर कोई विद्युत क्षेत्र का घटक बाहर होगा तो वो केवल सतह के अभिलंब होगा, ताकि ऐसे चालक पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ की भांति, चाहे उनका आकार आकृति कैसी भी क्यों ना हो, जैसा व्यवहार करें और अंदर की स्थितियों पे शून्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति रहे। उम्मीद है जानकारियों से भरपूर इस लर्निंग वीडियो से विद्युत बल रेखाओं के क्या गुण हैं और विद्युत क्षेत्र में
चालक का व्यवहार कैसा होगा, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप बल रेखाओं से संबंधित जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं उन्हें बहुत सहजता से और सटीक उत्तर दे पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई खूबसूरत लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।